जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज मैं गीत और संगीत की बात नहीं करूंगी। आज मैं खास बात करूंगी खुदी को बुलंद करने की। मैं इस समय कृष्णा बाग कॉलोनी में, दयाल बाग कॉलोनी के कृष्णा बाग कॉलोनी में उपस्थित हूं और एक ऐसी फैमिली के साथ उपस्थित हूं जिस फैमिली ने पूरे कृष्णा बाग को गर्वित कर दिया है। ये भैया गर्वित हैं जिन्होंने यूपीएससी में परचम लहराया है, यूपीपीएस, सॉरी, क्षमा चाहूंगी। और ये इनकी माताजी हैं श्रीमती राधा रानी। ये सेवानिवृत्त हैं इंस्पेक्टर पद से। भैया के पिताजी सेवानिवृत्त अध्यापक हैं। भैया से कुछ खास बातचीत करना चाहूंगी क्योंकि मैं एक शिक्षिका हूं और विद्यार्थियों के कैरियर को लेकर मैं कुछ प्रश्न रखना चाहूंगी। सर्वप्रथम भैया के पूरे परिवार को हार्दिक शुभकामनाएं, बधाइयां। भैया की माताजी से पहला प्रश्न, गर्वित ने गर्व से आपका सिर ऊंचा कर दिया है, कैसा महसूस कर रही हैं आप? बहुत खुशी हुई है मुझे कि मेरा बेटा इस पद पर पहुंच गया है। अपनी सतत मेहनत के माध्यम से और लगातार प्रयास भी उसके लगे रहे, तो मैं अपने आप को बहुत गर्वित महसूस कर रही हूँ। जहां तक मैं मिली हूँ आपसे, जानती हूँ, आपसे वार्ता हुई है मेरी, मैंने सुना है भैया ने इंजीनियरिंग की तैयारी की। इंजीनियरिंग बीटेक करने के बाद में इस क्षेत्र में तैयारी कहाँ से प्रेरणा मिली आपको? जी, प्रेरणा का स्रोत मेरी माताजी रही थी, क्योंकि वह भी पुलिस डिपार्टमेंट में थी। उसके बाद जब मैंने नौकरी करी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आके, तो मुझे पता चला कि जो वहाँ पे जो काम था मेरा, वो बहुत सीमित था। मेरे पोटेंशियल्स यूज नहीं हो पा रहे थे वहाँ पर। तो मुझे लगा मुझे ऐसी फील्ड में जाना चाहिए जहाँ मैं लोगों के साथ काम कर सकूँ, मशीनों के साथ नहीं। तो मैंने सोचा कि सिविल सेवा में जाना चाहिए। आप तैयारी तो जहाँ तक मैं जानती हूँ यूपीएससी की कर रहे थे जी। तो ये इसमें यूपीपीएस में आपका प्रथम प्रयास है? नहीं, इसमें मेरा ये दूसरा प्रयास है। आपने प्राथमिक शिक्षा कहाँ से ली है? प्राथमिक शिक्षा मेरी सनफ्लावर स्कूल है, अलोरा एनक्लेव, वहाँ से हुई है, आगरा से ही। और 12th तक का? और उसके बाद सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी मैंने सेंट एंड्रयूज स्कूल जो कर्मयोगी में है आगरा, वहाँ से करी है। बीटेक कहाँ से रहा आपका? बीटेक मेरा तमिलनाडु में वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वेल्लोर एक जगह है तमिलनाडु में, वहाँ से मैंने अपना बीटेक किया। मीडियम कहाँ तक सफलता में किसी भी बच्चे के लिए सहायक होता है? क्या इंग्लिश मीडियम से ज्यादा सफलता मिलती है या हिंदी मीडियम से? जहाँ तक स्टेट पीसीएस का सवाल है, यूपी पीसीएस का सवाल है, इसमें हिंदी वालों को थोड़ी सी ज्यादा एज रहती है। आप एज कह दीजिए या बोल सकते हैं कि उनको थोड़ा सा फायदा रहता है हिंदी वालों को, क्योंकि इसमें एक हिंदी का अलग से पेपर होता है। जब आप सेंट्रल सर्विसेज की बात करते हैं यूपीएससी की, तो वहां पर इंग्लिश वालों की थोड़ी सी एज रहती है, क्योंकि उसका रीजन है कि मटेरियल बहुत उपलब्ध है आपको इंग्लिश में। लेकिन जब स्टेट पीसीएस की बात हो तो यहाँ हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, दोनों को समानता से ही मार्क्स दिए जाते हैं, बस हिंदी की थोड़ी सी एज है। तैयारी के कुछ विशेष अनुभव बताइए जिससे मेरे अपने विद्यार्थी भी उनका फायदा उठा सकें, आपसे प्रेरणा लेके कुछ आगे बढ़ सकें। अनुभव यही है कि असफलताएं बहुत आती हैं, लेकिन आपके हाथ में ज्यादा कुछ नहीं होता। जो आपको वक्त करवाता जाता है वैसे ही आप करते जाते हैं। बस प्रयास करना नहीं छोड़िए, कभी भी किसी भी मोड़ पे आके, जिस भी डायरेक्शन में आप लगे हैं आप उसी डायरेक्शन में करते रहिए और प्रयास मत छोड़िए। और जहां तक सिलेक्शन होना, कामयाब होने की, नाकामयाब होने की बात है, तो उसमें मेहनत बहुत लोग करते हैं, लेकिन सफलता मिलना ना मिलना कोई गारंटी नहीं होती, सर्टेनिटी नहीं होती। इसमें लाखों लोग बैठते हैं, कुछ चंद लोग लिए जाते हैं। अगर नहीं भी होता है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप लायक नहीं है, बस इसका मतलब ये है कि आपका उतना अच्छा लक नहीं था उस टाइम पर। तो इसमें बहुत टाइम तक लगा रहना ये भी एक गलत है, लेकिन हाँ, एक बार कोशिश करना, 1, 2 या 3 बार दिल से प्रयास देना, वो भी जरूरी है। विषय की तैयारी कैसे करें बच्चे? अगर बच्चों को हम इस लाइन में कुछ प्रेरणा देना चाहें, कुछ गाइडेंस देना चाहें, तो किस क्लास से तैयारी करना शुरू करना चाहिए उनको? बच्चों को 11th क्लास से यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं वो सिविल सेवा की, क्योंकि जो कोर्स है, सिलेबस है यूपीएससी का, वो 11वीं और 12वीं की एनसीईआरटीज
जो हमारी टेक्स्ट बुक्स होती हैं बस वही है। आप अगर पेपर उठा के भी देखेंगे यूपीएससी का, चाहे वो मेंस का हो चाहे प्रीलिम्स का हो, करंट अफेयर्स को हटा दीजिए तो सारे क्वेश्चंस आपको 11th-12th की एनसीईआरटी में से मिल सकते हैं। थोड़ा स्पष्ट और जानना चाहूंगी, कितने चरण होते हैं, क्या स्तर रहता है परीक्षा का? इसमें 3 चरण होते हैं। पहला होता है प्रीलिम्स, जो प्रारंभिक परीक्षा होती है, वो एक ऑप्शनल होती है जिसमें आप टिक मार्क करते हैं और अब उसको आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको मेंस, इसको बोलते हैं सब्जेक्टिव पेपर, तो वो लिखने का आपको मौका दिया जाता है। और उसमें आपके करीबन 8 पेपर्स होते हैं, 3-3 घंटे के 8 पेपर्स होते हैं, सुबह शाम इस प्रकार से। तो उसमें करीबन 20 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं और आपको लिखित रूप से उस परीक्षा में अपने जवाब देने होते हैं। परीक्षा के बाद आपको कितना आश्वासन था कि मैं इस बार फाइट कर जाऊंगा इसको? जी, आश्वासन मैं क्योंकि पहले भी काफी परीक्षाएं दे चुका हूं और ये भी मेरा दूसरा अटेम्प्ट था स्टेट पीसीएस का, तो आश्वासन की जहाँ तक बात है तो वो कहना थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि एक सब्जेक्टिव पेपर है। आपको नहीं पता कि जो इंसान आपकी कॉपीज चेक कर रहा है उसको आपका आंसर पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। लेकिन हाँ, मुझे इतना यकीन जरूर था कि मैं सारे पेपर पूरे रूप से करके आया हूँ, जितनी पढ़ाई मैंने करी है उसको मैं दिखा पाया हूँ अपने आंसर्स में, तो इतना जरूर था मैं कि मैं मेंस तो कम से कम क्वालिफाई कर लूंगा। एनसीईआरटी के अतिरिक्त अन्य कुछ पुस्तकों का भी अध्ययन किया होगा आपने? जी हाँ, जैसे स्कूल के विद्यार्थी जब 11th-12th को पार कर लेते हैं, वो ग्रेजुएशन में आते हैं, तो अपने जो भी सब्जेक्ट उन्हें ले रखा है, अगर वो बीए बीएससी जो भी कर रहे हैं तो उसको अपना एक ऑप्शनल सब्जेक्ट ही मान सकते हैं। जैसे कोई ज्योग्राफी से कर रहा है तो ज्योग्राफी को अपना ऑप्शनल विषय बना सकते हैं और वो ग्रेजुएशन लेवल तक की ज्योग्राफी पढ़ सकते हैं। लेकिन जो बाकी सब्जेक्ट्स रहेंगे आपके, जो जनरल नॉलेज के सब्जेक्ट्स रहेंगे, वो आपके 12th तक के ही रहेंगे। और बाकी काफी सारी किताबें आती हैं जो इस कंपटीशन से रिलेटेड होती हैं। जैसे पॉलिटी में आप अगर राजनीति विज्ञान पढ़ना है आपको तो आप लक्ष्मीकांत पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आपको ज्योग्राफी पढ़नी है तो खुल्लट नाम की किताब आती है। तो हर विषय के लिए अलग स्पेशल किताब भी आती है जो आप ग्रेजुएशन के टाइम पर उसके बाद पढ़ सकते हैं। 10th के बाद बच्चे को आर्ट में जाना ज्यादा फोकस करेंगे आपके, साइंस ग्रुप में जाना? मेरा इस परीक्षा के दायरे को लेके मेरा व्यक्तिगत ओपिनियन यही होगी कि साइंस साइड ले या फिर कोई प्रोफेशनल कोर्स करें, क्योंकि इस फील्ड में कोई सर्टेनिटी नहीं है। और अधिकतर जो लोग सिलेक्शन होता है वो किसी ना किसी प्रोफेशन में ऑलरेडी होते हैं, या इंजीनियर्स होते हैं, इवन डॉक्टर्स भी हैं कई सारे इस बार। आपने कहीं से कोचिंग ली है? हाँ जी, मैंने दिल्ली से कोचिंग ली थी। आपको क्या लगता है, ऐसे बच्चे भी हैं जो कोचिंग नहीं ले पाते हैं, तो उनकी सफलता के कितने चांस रहते हैं? उनकी सफलता के भी पूरे उतने ही चांस हैं। दरअसल मैंने कोचिंग तो ली लेकिन मैं कोचिंग पे जा नहीं पाया। मेरी तबीयत इतनी खराब रहती थी कि मैं 1 महीने कोचिंग गया, उसके बाद मैं दिल्ली में तो वहाँ का माहौल थोड़ा खराब था, ऊपर से प्रेशर था, तो मैं खुद कोचिंग नहीं कर पाता। ज्वाइन मैंने जरूर करी थी और उस कोचिंग का इतना कोई अधिक फायदा नहीं था। हाँ, ये है कि आपको कोई ना कोई गाइडेंस जरूर चाहिए, कोई आपको गाइड कर रहा हो कि ये किताब पढ़नी है, जो नहीं पढ़ना है वो पता हो आपको। तो गाइडेंस अगर मिलता है तो कोचिंग की कोई आवश्यकता नहीं है। आपने साक्षात्कार की तैयारी कैसे की? साक्षात्कार की तैयारी मैंने ध्यान दिया, पहले जो उत्तर प्रदेश है उसके बारे में मैंने पढ़ा, उसके बाद मैंने मॉक इंटरव्यूज दिए 2-3 जी। उसके अलावा मैंने करंट अफेयर से अपने आप को अपडेट रखा इस तरीके से। किस तरह के प्रश्न पूछे गए वहाँ? जी, मुझसे कुछ आसान सवाल और कुछ कठिन सवाल पूछे गए। जैसे मुझसे पूछा गया कि 2 पूर्व प्रधानमंत्री के नाम बताइए जो जिंदा हों अभी, और मुझसे पूछा गया कि अगर आप किसी जिले के डीएम हैं तो आप कैसे, आप क्योंकि आपने इलेक्ट्रॉनिक्स से इंजीनियरिंग कर रखी है, तो आप कैसे अपने जो जिले के नागरिक हैं उनको डिजिटली एम्पावर कैसे करेंगे, क्योंकि आपके पास पैसा भी नहीं है ज़्यादा खर्च करने के लिए, हमारे देश में इतना पैसा नहीं होता है। उसके अलावा मुझसे पूछा गया कि एटॉमिक नंबर के बारे में, क्योंकि मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स से इंजीनियरिंग कर रखी है, तो एटॉमिक नंबर के बारे में भी मेरे से पूछा। तो ये कुछ बेसिक से लेके कुछ हाई लेवल के क्वेश्चंस उन्होंने पूछे थे। कोरोना काल में इंटरव्यू देना किस तरह का अनुभव रहा, क्योंकि इस समय तो सोशल डिस्टेंसिंग की बात की जा रही है? जी, कोरोना काल में इंटरव्यू देना कोई ज़्यादा बड़ी चुनौती नहीं है, क्योंकि कोरोना एक ऐसी बीमारी जिसको अपने व्यवहारिक चेंज से आप उसको बच सकते हो। तो वहाँ पर मास्क पहनना, बीच में एक शील्ड लगा देना इंटरव्यूअर्स का, तो इस प्रकार से बहुत सामान्य रूप से इंटरव्यू हो गया। मुझे आपके अध्ययन कक्ष में ये गिटार दिखाई दे रहा है, आप गाने का भी, बजाने का भी शौक रखते हैं? हाँ जी, मैं गिटार बजाने का शौक रखता हूँ कॉलेज टाइम से। संगीत कितना साधक है किसी साधना में? जी, आपकी एक हॉबी होना बहुत ज़रूरी है, और जब बात संगीत की आती है तो आपको मोटिवेट बहुत करती है। आप कभी अकेले हैं, आप कभी परेशान हो गए हैं, किताबों से थक गए हैं, या फिर आपको लग रहा है कोई डायरेक्शन नहीं मिल रही है, आप बहुत सारे अच्छे गाने हैं
उनको सुन सकते हैं। मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा। इंटरव्यू में जाने से पहले मैं एक गाना है आशाएं करके, वो अपने मन में गुनगुना रहा था, तो उससे काफी हिम्मत बढ़ती है अपने आप में। ऐसा लगता है कि बस पॉजिटिविटी आती है और डर खत्म, नर्वसनेस खत्म हो जाती है। तो संगीत बहुत मददगार है। आप कुछ सुनाएंगे? जी कुछ बजा के थोड़ा सा। जी। भैया से मेरी खास मुलाकात मेरे विद्यार्थियों के लिए है, और विद्यार्थी भैया ये ध्यान दें कि बीटेक करने वाला स्टूडेंट गिटार भी बजाता है और यूपीएससी की भी तैयारी कर रहा है, यूपीपीएस में परचम लहरा चुका है विद्यार्थी। तो किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बस हौसला होना चाहिए, और वो हौसला गर्वित भैया जैसा हो तो सोने पे सुहागा। और हौसले के साथ साथ माँ बाप का सपोर्ट बहुत चाहिए। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात कही। बिना माता पिता के आशीर्वाद के संभव नहीं है। क्योंकि आपके साथ अगर आप सफल होते हैं तो उसमें सफलता आपसे ज्यादा आपके माँ बाप की है। सुनाइए भैया। गाना आप गाएंगे? आज बजाइए। धन्यवाद धन्यवाद। बहुत खुशी हुई आपसे मिलके, मिलना जुलना होता रहेगा। अब मैं बस अंतिम एक प्रश्न पूछना चाहूंगी। अपने क्षेत्र में जाके आप किस तरह का काम करना चाहेंगे, किस पर फोकस करना चाहेंगे? आशाएं हैं आपकी पब्लिक से बहुत। फोकस मेरा रहेगा, क्योंकि मैं लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए जा रहा हूँ, तो फोकस मेरा उन लोगों पर रहेगा जिनको अवेयरनेस नहीं है लॉ एंड ऑर्डर के बारे में। तो या तो ये सोचते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो वो लोग ये सोचते हैं कि वो खुद लॉ एंड ऑर्डर से ऊपर है। लॉ एंड ऑर्डर थोड़ा क्लियर करके बताएं। कानून, जैसे कुछ लोग होते हैं उन्हें पता ही नहीं कानून के बारे में, उन्हें नहीं पता कि कौन सा काम वो कर जाए जो गैर कानूनी हो, जो गलती से कर सकते हैं। और कुछ लोग होते हैं जो समझते हैं वो कानून से ऊपर है, कानून का कुछ नहीं कर सकता। तो ये दो लोग हैं जिन पर फोकस मेरा रहेगा। बहुत अच्छा लगा। पुनः आपको एक बार और बधाइयाँ, धन्यवाद, शुभकामनाएं। तो ये हम भेंट कर रहे थे भैया गर्वित से और उनकी माताजी से। उनके पिताजी यहाँ उपस्थित नहीं है, मैं नहीं तो मैं उनको भी मिलवाती। जरा मैं दिखा दूं भैया की स्टडी रूम का दृश्य देखें, किस तरह बावले हो जाते हैं बच्चे पढ़ते पढ़ते, तब जाके कोई लक्ष्य प्राप्त कर पाते हैं। बनाव से, श्रृंगार से, फैशन से, धूम से, धड़ाके से दूर एक दुनिया होती है ऐसे लोगों की, तब जाकर कहीं मंजिल आसान हो पाती है। जय हिंद।